बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम शरीर से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी बीमारी को, किसी हिस्से को लेकर आपके सामने आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। उस जवाब देने के अंदर हमारे साथ होते हैं हमारे मित्तल अस्पताल के कोई ना कोई चिकित्सा विभाग के बड़े डॉक्टर। आज सारा जो गेम है वो है दिमाग का। दिल और दिमाग, दिल काम करता है तो दिल अलग तरीके से काम करता है। शायरी के अंदर दिल और दिमाग दूसरे तरीके से काम करते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जब हम जुड़ते हैं तो दिल और दिमाग अलग अलग काम करते हैं। यही वजह है कि दिल के मामले अलग होते हैं और दिमाग के मामले अलग होते हैं। जो आदमी दिमाग का काम करता है, कोई आदमी दिल से काम करता है, तो दिल और दिमाग का सामंजस्य बैठाने के लिए किस तरीके से डॉक्टर्स लोग बैठाते हैं, इसके लिए मैं आज आपके सामने जो हमारे यहाँ डॉक्टर आए हैं वो न्यूरो सर्जन हैं, दिमाग के डॉक्टर, सर्जरी करते हैं दिमाग की सारी समस्याएं दूर करते हैं। डॉक्टर ए.आर. गौरी। ए.आर. गौरी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप बहुत अच्छे अजमेर के विशेषज्ञ माने जाते हैं और जब भी कभी दिमाग का कोई मामला आता है तो एकदम से नाम आता है कि गौरी साहब के पास जाइए, गौरी साहब के पास आपकी इस बीमारी का इलाज हो सकता है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे इसमें स्टूडियो में आए, तो गौरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवालों के जरिए मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं। आप बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपने एजुकेशन कहाँ से ली, आपकी परवरिश कहाँ से हुई, आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के ताल्लुक हैं, मेहरबानी करके बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया, उसके लिए। मैं मूलत डिस्ट्रिक्ट बूंदी जिले से हूँ, मूलत नैनवा निवासी हूँ। लास्ट 10-12 साल से मैं जयपुर ही रह रहा हूँ। मेरा एजुकेशन MBBS और MS जनरल सर्जरी मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से पूर्ण किया जी। उसके बाद मैं स्पेशली न्यूरो सर्जरी कोर्स के लिए हैदराबाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में गया हूँ जी। वो तेलंगाना का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है गवर्नमेंट में। वहीं से मैंने अपनी MCH की डिग्री पूरी की। उसके बाद फिर 1 से 1.5 साल तक मैं वापस से अपने SMS अस्पताल जयपुर में सेवाएं दी। उसके बाद मैं अब एज ए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन मित्तल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूं। अच्छा, दिमाग के मामले में कहा जाता है कि आदमी जो दिमागदार होते हैं उनके दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कैसे हो, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। दिमाग का कितना पोर्शन होता है, दिमाग है क्या चीज़, पहले तो मैं ये जानूँ, फिर दिमाग के बारे में अलग से बात करेंगे। दिमाग क्या है, इसकी क्या इंडस्ट्री है पूरी? दिमाग एक तरह से अपना बॉडी का पूरा मेमोरी है जी। एक जो बटन जैसे एक लाइट का स्विच होता है, हाँ जी, कितनी आप अच्छी वायरिंग कर लो जी, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक स्विच या उसको ऑन ऑफ करेंगे वो उसी पे डिपेंड रहता है। बिल्कुल। वैसे अपने शरीर में दिमाग है जी, इसकी पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने दिमाग में। वहीं से अपने सारी सुविधाओं का स्विच ऑन ऑफ होता है जी। अगर दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अपने चोट से हो, चाहे वो कोई ट्यूमर से हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, या अपने तंत्रिका तंत्र या स्ट्रेस में कुछ प्रॉब्लम से हो जी, तो जो दिमाग जिस बॉडी के हिस्से को कंट्रोल करता है जी, उसी बॉडी के उस हिस्से को या तो काम करना बंद कर देगा या वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा जी। तो एक तरह से रिमोट कंट्रोल है अपने बॉडी का। जिसने स्वस्थ दिमाग पाया है वही आगे जाके लाइफ में आगे से आगे जितने भी वो तरक्की करेगा वो अपने दिमाग के बेसिस पे करेगा। जी, आज हम बात करते हैं आइंस्टीन की बात करेंगे या जितने भी बड़े लोग हैं उनकी बात करेंगे, वो सब कुछ उनका दिमाग पर है। जितना स्टेबल और जितना दिमाग का आप यूज कर सकते हो और जिनका हेल्दी ब्रेन है वो लाइफ में उतने ही आगे गए। दिमाग का कितना पोर्शन हम काम में ले पाते हैं और कितना बड़ा पोर्शन हम छोड़ देते हैं। जैसे आइंस्टीन की बात आपने की, तो आइंस्टीन का दिमाग का कहते हैं कि वो बाकी सारे साइंटिस्टों से ज़्यादा दिमाग उनका काम करता था। तो ये इसमें दिमाग का प्रपोर्शन क्या होता है? एक्चुअली में वो डिपेंड करता है आपकी बुद्धि उपलब्धता पे जी। आपकी बुद्धि उपलब्धता होती है, कितना % बुद्धि उपलब्धता है आपके, उस अकॉर्डिंग आपका दिमाग काम करता है जी। बट अगर अपन ग्रोसली और एक आम बात करें लोगों को समझाने के लिए, जो एक दिमाग क्या चीज है, ये एक
पर्टिकुलर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। जी। इसके फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, सब लोब्स की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन। अच्छा। फ्रंटल लोब है तो वो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है। अच्छा। टेम्पोरल लोब है तो आपकी मेमोरी डिसाइड करता है। मेमोरी में भी टाइप हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अपन बार बार रिपीट करके याद करते हैं, कहते हैं कि इसकी मेमोरी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो वो कंट्रोल अपने लेटरिन बाथरूम से लेके अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी करने वाला, अपने आंखों से अपन देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, वो सब दिमाग के जो चारों लोब है वो कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एक छोटा लोब होता है जिसे छोटा दिमाग कहते हैं, सेरेबेलम। अच्छा, ये भी होता है। वो अपने जो अपन कहते हैं पीछे की मारो मत, बहुत सी फिल्म में नाना पाटेकर की फिल्म में देखता है कि छोटा दिमाग है इधर मारना नहीं। लाइक दैट वो छोटा दिमाग है, उसे एक कॉमन टर्म में छोटा दिमाग कहता है जी। वो अपने पूरे बैलेंस और बॉडी की इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। ओके। और इन सब के बीच में डीप में एक ऐसा स्टेशन होता है जो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। अच्छा। ब्रेन स्टेम ऐसा है जो अपने सांस का कंट्रोल, अपने ब्लड सर्कुलेशन का कंट्रोल, अपने जो भी एक्टिवनेस है उसका कंट्रोल वो करता है। अच्छा। उसमें अगर थोड़ी बहुत भी चोट लगती है तो अपन जो कॉमन टर्म में कहते हैं कि कोमा में चल गया, कोमा में चला गया, तो उसमें उस हिस्से के छोटे भी इंजरी में कोमा में जा सकता है। जी। इस वजह से उसको ऐसा, ब्रेन को ऐसा बनाया गया है कि वो चारों लोब से कवर होकर और ब्रेन स्टेम को बीच में रखा गया है। अच्छा। जिससे उसकी अगर डायरेक्ट चोट लगती है तो वहाँ चोट लगने में कम से कम नुकसान हो। कम से कम नुकसान हो, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से अपने ब्रेन को चारों तरफ से एक स्कल बनाया, हड्डी बनाई ब्रेन में, वो इतनी मजबूत बनाई है जिससे अंदर का जो सॉफ्ट ब्रेन है वो उस चीज को बचा सके। सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच, ये हेलमेट है, नेचुरल हेलमेट ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल, बहुत कमाल की बात है। अच्छा, ये कई बार लोग बाग डीप कोमा में चले जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं वासु, यहाँ पर वासु हार्डवेयर वाले, वो पिछले 4-5 साल से उसके अंदर है, डीप कोमा में है। तो ये डीप कोमा क्या होता है, कैसे चले जाते हैं और कैसे भी सर्वाइव करते रहते हैं? पूरा शरीर काम कर रहा है, सिर्फ वो दिमाग की वजह से परेशान है। ये जो मैंने आपको ब्रेन स्टेम बताया, एक ब्रेन स्टेम हिस्सा होता है जो अपने पूरे सर्कुलेशन, अपनी कॉन्शियसनेस, जो अपना होश में रहते हैं, अपना सांस लेने की क्षमता, इन सब को डिसाइड करता है। उसके पर्टिकुलर रीजन होता है जी। उनमें से जिस भी रीजन में अगर छोटी सी भी चोट आती है तो आदमी के और चीज तो उनका सांस लेने का, उसका हार्ट की प्रक्रिया है तो चल जाती है, लेकिन उसका जो सोचने की क्षमता और उसके जो होश में चलने के लिए जिस पार्ट की जरूरत होती है, उस पार्ट में इंजरी और सूजन की वजह से वो डैमेज हो जाता है। जी। तो वो बस आपको देख रहा है, बट उसके सोचने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता, उसका बस लेटा होना, वही चीज वो खो चुका है। आगे उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चल रहा है, उसका हार्ट प्रॉपर चल रहा है, उसके लेटरिन बाथरूम प्रॉपर हो रहे हैं, बस वो आपको देखता रहेगा, लेकिन वो पहचान भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। तो उस जिस पर्टिकुलर हिस्से में अपने इंजरी हो गई, वही चीज अपने को परेशान कर रही है। एक डॉक्टर साहब, मैं मतलब वो वाले जो सवाल जो पब्लिक पूछना चाहती है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब बाकी सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा जो साइंटिफिक हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, इसमें क्या वो होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है जो अपना कंटिन्यूअस काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड है जो मैं एक्टिव हूँ। अभी मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ या यहाँ आपके इसमें आया इंटरव्यू देने के लिए, आपने बुलाया, तो ये सब मेरी एक प्लान्ड है जी, कि आपने मुझे बुलाया है, मुझे आना है, गाड़ी से लेके आना है, ये सारी चीज। ये कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जब अपन रेस्ट में एक बार चल जाते हैं तो अपना ब्रेन, आज हम सो रहे हैं, सोते सोते भी एक बार माइंड में चलता रहता है, हमने पूरी स्लीप को कंट्रोल कर रहा है वो जी। अपन सपने देखते हैं, हमने सारी चीज देखते हैं, उठ के भागने की कोशिश करते हैं कई बार सपने में। तो एक बैकग्राउंड में जब हम सो जाते हैं तो एक जो मेन ब्रेन है हमारा वो रेस्ट में चल जाता है, लेकिन एक ब्रेन का जो पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है वो पूरी एक्टिविटी की कंट्रोल कर रहा है जी। वो सबकॉन्शियस माइंड में अपना वो सारी चीजों को कंट्रोल करता रहेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और डेड हो गया, जैसे कि आदमी जब मरता है तो उसके पहले कहते हैं कि इसका ब्रेन डेड, तो ये ब्रेन डेड वाली क्या पोजीशन बनती है? एक्चुअली में ब्रेन डेड एक कंसेप्ट है जिसमें क्या किया जाता है, 2 तरह का डेथ होती है जी। उसको 3 तरह मान सकते हैं। कंप्लीट डेथ, उसमें ब्रेन भी काम करना बंद कर दिया और हार्ट भी काम करना बंद कर दिया। सेकंड डेथ होती है ओनली ब्रेन आपका काम करना बंद कर दिया, उसने जो ब्रेन में आपके जो कंट्रोल करने वाली कंडीशन है वो सब खत्म हो गई, लेकिन आपका जो ऑर्गन है उसके जो आपका किडनी है, हार्ट है, ये सब चल रहा है। ओके। उनका जो पर्टिकुलर ब्रेन का जो सोचने का, समझने का जो सारी क्षमता है वो कंट्रोल खो चुका है
जी। उसमें अपनी पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है, बस आपकी सांस चल रही है, आपके जो और लीवर, किडनी, हार्ट ये है, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ब्रेन डेथ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक टीम होती है पूरी। ओके। वो टीम डिसाइड करती है मल्टीपल टेस्ट करके कि ये ब्रेन डेथ है नहीं है। और इसका इम्पोर्टेंस इस वजह से, और आजकल तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर जी। बड़े हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ को एक डिसाइड किया जा रहा है फैक्टर। जी। जो ब्रेन डेथ पेशेंट है उनके परिवारजन को काउंसलिंग किया जाता है कि वो ऑर्गन डोनेशन करें। ओके। उस ऐसी कंडीशन जिसमें अपना ब्रेन तो डेथ हो चुका है कि उनका सर्वाइवल अब ज़्यादा नहीं है, ये कितने टाइम रहेगा पता नहीं है, उन लोगों के लिए जो उनके बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं, वो दूसरे लोग जिनके ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं उनके ट्रांसप्लांट में वो काम आ सके, जी। तो उन पेशेंट को अपने प्रिफर किया जाता है। और ये कंसेप्ट है, ऑर्गन डोनेशन कैंप चलते हैं, ऑर्गन डोनेशन के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जी। उसके लिए एक पूरी टीम इसी चीज़ के लिए लगी होती है। जी, ये तो बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक बात ये आप बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मूलतः डॉक्टर्स जो हैं वो जो विशेषज्ञ होते हैं वो ये चाहते हैं कि बस मेरे जिस सब्जेक्ट के अंदर मैं मास्टर हूँ उसी की बात की जाए, इसका इतर ना की जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें पब्लिक के जन उपयोग की बताई। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है, TBI जिसे आप बोलते हैं, क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है? आज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हम भूल जाते जी। हैं, वही ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मतलब सर में चोट लगना। अच्छा। और सर में चोट अपने बाहरी आघात से भी लग सकती है, आंतरिक आघात से भी लग सकती जी। है। अगर किसी भी और अपने ब्रेन पे किसी भी चीज से चोट लगी, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या चाहे स्ट्रेस छत लेवल से- हो, चाहे छत से गिर गए हों, चाहे हम हेलमेट नहीं लगाए बाइक से गिर गए हों, चाहे किसी से लड़ाई हो गई हो, या स्पोर्ट्स खेल रहे हो हम, या जी। छोटे बच्चे जो अपने बेड से गिर जाते हैं, बुजुर्ग लोग स्लिप होके गिर जाते जी। हैं, उस बाहरी आघात से सर में जो चोट लगती है, हाँ। या या आंतरिक आघात होगा, एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं कभी भी गाड़ी पे तो हमारा हेड बिल्कुल आगे से पीछे पूरा हिल जाता है। एकदम से कोई राउंड क्लॉक हम घूमते हैं, उससे हेड एकदम से बहुत फास्ट घूम गया। उस कंडीशन में ब्रेन की जो नसों में है उसमें सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा चोट हो तो उसके खून का स्त्राव बढ़ जाता है। अच्छा। उन चीज़ों को हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में रहते हैं कि बाहरी आघात या आंतरिक आघात से हमारे ब्रेन में चोट लगना। राइट, बहुत आसान शब्दों में बता दिया। कितने प्रकार का? इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जी। एक तो इसके सीवियरिटी लेवल से डिसाइड करते हैं कि अपन किसी में भी नॉर्मल आदमी गिर गया कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, तो माइल्ड इंजरी टाइप के लाते हैं। ओके। एक होती है मॉडरेट, एक सीवियर। माइल्ड में होगा कि आदमी गिरा या बाइक से स्लिप गिरा या बारिश के मौसम में स्कूटी से कोई भी गिर जाता है, या किसी ने सर पे चोट मार दी, बॉल की लग गई, क्रिकेट खेल रहे हैं बॉल की लग गई, थोड़े टाइम के लिए उसको 30-40 सेकंड तक बेहोशी आई, चक्कर आया, हेडेक आया, वो सब उसके बाद वो ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, पानी वानी आपने पिला दिया, ठीक है, वो माइल्ड इंजरी में इंक्लूड ठीक है। मॉडरेट इंजरी अपने होती है कि उसको 10 से 30 मिनट से ज़्यादा बेहोशी रहे। उस पीरियड में जब उसका एक्सीडेंट हुआ या उसके सर में कोई भी चोट लगी, उस पीरियड को भूल गया मुझे हॉस्पिटल कौन लाया, क्या लाया, वो उठ के बैठ गया, अपन कहते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, नॉर्मल जो भी हमारे पास आते हैं कि सर इनको एक्सीडेंट के बाद कौन लाया, इनको कुछ भी पता नहीं, उनको बार बार उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, वो मॉडरेट इंजरी में। ओके। वो और तीसरी अपनी इंजरी होती है सीवियर, जिसमें अपन पेशेंट को ला रहे हो, हॉस्पिटल पे ला रहे हैं, स्ट्रेचर पे ला रहे हो, बेहोश हो गया या उसकी सांसें तेज चल रही है, सर से खून निकल रहा है, हड्डी टूटी हुई है, उसको हम हिला रहे हैं, बोल नहीं पा रहा है, आंखों की पुतली में दोनों में डिफरेंस आ गया, बार बार उल्टी कर रहा है, दौरे आ रहे हैं, जी। ये सब आपके लक्षण सीवियर इंजरी में आ जाते हैं। ये सारे लक्षण हुए हैं कि जो सीवियर इंजरी। जिसको देख के अपन ये बता सकते हैं नहीं इसको सीवियर इंजरी, जी, इसको तुरंत हमें हॉस्पिटल ले जाना है। जी जी। दूसरी तरह की होती है क्लोज्ड ब्रेन इंजरी, होती है एक ओपन ब्रेन इंजरी। ओके। क्लोज्ड ब्रेन इंजरी एक सामान्य भाषा में लोग बाग आते हैं या आप भी यूज करते होंगे, नहीं नहीं सर इसको देखो, इसके तो खून निकल जाता सर में तो ठीक रहता, इसके अंदर हाँ, ही हम जम लोग गया को होगा। कहा जाता है अंदर कहा के जाता है, क्लॉट्स आम आ गए, भाषा में, ब्लड क्लॉट जम रहे हैं अंदर। हाँ, वो तो क्लोज्ड ब्रेन इंजरी होती है। एक ओपन होती है जिसमें सर के स्कैल्प इंजरी हो जाती है, वहां से ब्लड आता है, या हड्डी टूट के अंदर चल जाती है, हड्डी का टुकड़ा अंदर चूल जाता है, तो वो चीज अपने ओपन ब्रेन इंजरी पे लो। ओके। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है वो कितनी आम है? एक तरह से अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भारत एक हब है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके। लगभग अपने यहाँ पर
2 से 1 मिलियन तक, अच्छा। 1 से 1.2 मिलियन तक इंजरी होती है, उसके 60% लगभग 5 से 6 लाख डेथ ओनली ब्रेन इंजरी की वजह से। ओहो। अगर आप पूरे इंडिया में करो तो जो नेशनल सर्वे ये हुआ है उस 1-2 पेशेंट पर मिनट डेथ है। अच्छा। वो इतनी कॉमन है। और उसका मेन कारण अपने अगर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का बात करें, एक्सीडेंट की बात करें, तो इसका भी 60% ओनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओहो, जी जी, बिल्कुल। तो ये समस्या बहुत आम है। तो इसके मुख्य कारण क्या है और इसके मामले ट्रोमेटिक के कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? मुख्य कारण में भी मैंने आपको बताया कि टोटल ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का 60% तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करता है। इसका 25% अपने लेंगे रफली, वो होता है ऊपर गिर जाना, वो काम से वर्कर कर रहा हो, बच्चे छत से हो, बुजुर्ग लोग छत से गिर रहे हो, या ऑक्यूपेशनल फैक्ट्री वाले काम चलते रहते हैं, फ्लाईओवर के काम चलते रहते हैं, उससे जो भी कलर के काम चल रहे हैं, तो ऊंचाई से गिरना है सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है। तीसरा अपने असोल्ट, आपस में घर में लड़ाई हो गई, कोई दंगे हो गए, कोई अपने आसपास में कोई बहस हो गई, उसकी वजह से मार पिटाई हो गई, तो उन चीज़ों से तीसरा होता है। और मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे चक्कर आके गिर गया, कोई स्लिप होके गिर गया बारिश में, वो एक रीज़न है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे ही ट्रॉमेटिक हम किसी एक्सीडेंट में होते हैं तो प्रारंभिक देखभाल आप तक पहुंचेंगे तो बहुत बाद में पहुंचेंगे, हम जाने क्या कितने दूर दराज गाँव के अंदर हमारे साथ अगर वारदात हो जाती है तो हमें देखभाल क्या करनी चाहिए अगर कोई हमें मिले तो मरीज? प्राथमिक क्या उपचार होना चाहिए? प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले अगर उस साइट पर हम हैं कि यहाँ पर पेशेंट आया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो फर्स्ट तो उसको बिल्कुल सीधा लेटा दें। सीधा लेटाएं? उसको सीधा लेटा के जिस पोजीशन में, अगर वो हेलमेट लगा रखा है, कुछ लगा, उसको कोई छेड़ा नहीं फर्स्ट। जी। अपने आदत क्या होती है, गए पेशेंट को हेलमेट है, सब लोग जाएंगे, हेलमेट हटा दिया तुरंत, नहीं, पहले उससे बात करें कि वो होश में है या नहीं है। अगर वो अपनी बात की जवाब दे रहा है तो वो होश में है, तो उससे बोल के कोई गर्दन में दर्द नहीं है, आराम से उसको हेलमेट हटाएं। अगर वो होश में उठ के बैठ जाता है, अपनी बात को बता रहा है कैसे में गिरा, तो वो माइल्ड इंजरी में आ जाती है, उसको अपन बिठा के थोड़ी देर साइड में, रोड के साइड में ले जाके उसको थोड़ा सा रेस्ट करा के, पानी वानी पिला के फिर हॉस्पिटल भेज सकते हैं जी। दूसरे तरह का पेशेंट होता है जो सीनियर, जो अपना है कि अपना बस हाँ हूँ में आवाज़ दे रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, नहीं बोल पा रहा है, उस पेशेंट को बोल तो रहा है लेकिन वो कंफ्यूज है, उसको अपन अगर ये देखें कि उसके कहीं और चोट तो नहीं है, या कहीं से खून बह तो नहीं रहा, या वो सांस लेने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके मुंह को थोड़ा सा अपन को खोल के देखना चाहिए कि कोई मुंह में कोई चीज फंस तो नहीं गई जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। तो उसको अपने जो फिंगर डाल के उसको निकालना चाहिए जी। उसके साथ अगर उसके गर्दन में दर्द है या कुछ है तो गर्दन को नहीं हिलाना चाहिए, पेशेंट को सीधा लेटा देना चाहिए। वो होश में नहीं है, उसके खून बह रहा है तो उसको ऐसे साइड करवट पूरा, अच्छा, गर्दन साइड करवट लेके उसको रखे जिससे जो भी उसके अंदर है वो बाहर निकल जाए। कहीं से उसका खून बह रहा है तो उसको टाइट बैंडेज कर दे जिससे उसको ब्लीडिंग नहीं हो। जी। अपने को उस साइड पे वो करना चाहिए। और अगर सीवियर पेशेंट वहाँ पर है जी, तो सबसे पहले अपन को उसका देखना चाहिए कि पेशेंट सांस प्रॉपर, सबसे अच्छा कंसेप्ट इसमें ABCD का कंसेप्ट चलता है। अच्छा, ये ABCD जो कॉमन लोगों को बहुत जरूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पर हमारे RTA के केस इतने हैं। ए मतलब एयरवे, सबसे पहले अपने सांस लेने की क्षमता, मरीज सांस ले पा रहा है नहीं पा रहा, उसको सिक्योर करना। अगर आपने वो सांस लेने की क्षमता वहाँ डेवलप कर दी तो जो हॉस्पिटल तक पहुंच रहा है तो उसकी जान बचाने में बहुत आसानी हो जाए। बिल्कुल। भी उसका पता करने के लिए अपन को देखना है, अगर वो बोल पा रहा है और अपने जवाब दे पा रहा है तो उसका एयरवे ठीक है। नहीं जवाब दे पा रहा है तो उसके मुंह को, गर्दन स्टेबल करके उसके मुंह को खोल के देखना चाहिए, अंदर कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं फंसा हुआ है। ब्रीदिंग देखना चाहिए, उसकी पल्स आजकल सबको कॉमन आती है, पल्स पर हाथ लगा के देखो कमजोर तो नहीं लग रही, सांस में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अगर उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एक जो अपन कॉमन टर्म कहते हैं CPR, वो CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कॉमन चीज़ें जो आदमी को पता होना चाहिए कि ABCD क्या है और पेशेंट को जहाँ ट्रॉमा साइट हुई वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आदमी जब गिरता है
तो सामने वाला होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी सारी जानकारियाँ उनको उसको हो कि अपन जो दे रहे हैं, ये तो ठीक है आप शहर के अंदर आप अपन दे रहे हैं कार्यक्रम शहरों में, लोग बाग इस सुनने के बाद में जान भी जाएंगे, लेकिन मोस्टली ये होता है कि रात के अंदर एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं है, और बड़ी होच पोच स्थिति हो। और ABCD वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जानकारी में हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्कूलों में प्रोग्राम करना चाहिए जी। अगर गाँव में पंचायत लेवल पर अपन इतनी बात करते हैं, वहाँ ये चीज़ें सिखानी चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए प्रॉपर कि एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे लगाना है। हर पंचायत लेवल पे एक किट होना चाहिए अपने पास जी। छोटे गांव के आसपास एक्सीडेंट हो, एक कार्डबोर्ड होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए जिस पे उसको लेटा दें, छोटे मोटे अपने सामान होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, जिससे पेशेंट को जब तक अपने हेल्प के लिए 108 आ रही है या कोई मेडिकल टीम आ रही है, मेडिकल जानकार आ रहा है, तब तक उस पेशेंट को स्टेबल कर सके। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और ये अच्छी बात है, जानकारियाँ होनी चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि स्कूलों के अंदर जिस तरीके से हम और दूसरे अवेयरनेस करते हैं, वैसे ही बॉडी के बारे में, हार्ट के बारे में, दिमाग के बारे में, इस तरीके की थोड़ी सेमिनार्स एजुकेशन हो। ये एक सवाल आता है, बहुत कॉमन है, ब्रेन हेमरेज हो गया। मतलब आदमी 1 सेकंड के अंदर कोई गिरता है और एक्सीडेंट होता है, वो कहता है भाई ब्रेन हेमरेज हो गया इसको। तो ये ब्रेन हेमरेज क्या है और इसके क्या लक्षण है? ब्रेन हेमरेज ये अपने ब्रेन की इंजरी से रिलेटेड चीज़ है जी, जो अपन को डायग्नोस होती है CT स्कैन से जी। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर चोट लगने के बाद जो मस्तिष्क के अंदर की जो नसें हैं वो फट जाती है या टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उससे अंदर खून जमा हो जाता है। और 2-3 तरह से जमा होता है। एक ब्रेन का क्या है, एक सिंपल सा अगर अपन समझे तो ब्रेन को ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बनाया गया है अपने शरीर को कि एक अपने सबसे पहले एक चमड़ी बना दी जिसे स्कैल्प कहता है, उसकी भी थिकनेस अच्छी होती है। उसके नीचे बनाया गया एक बोन, स्ट्रॉन्ग बोन बनाया गया जो अपने ब्रेन के जो नाजुक हिस्से हैं उनको प्रोटेक्ट करे। और उसके अंदर एक होती है ड्यूरामेटर, मतलब मदर ऑफ द ब्रेन, वो एक प्रोटेक्ट करती है। अच्छा। तो इन लेयर के बीच में कहाँ कहाँ हमारा ब्लड जा रहा है, अगर उस लेयर के बाहर एक ब्लड जमा हो गया जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है सांस लेने में, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई, बेहोश हो गए, तो उसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहता है। ठीक है। वो बाहर होता है। एक अंदर होता है इस ड्यूरामीटर के अंदर, जिसमें एक ब्लड बह जाता है, उसे सब ड्यूरल हेमरेज कहते हैं। और तीसरा होता है अंदर जो ब्रेन के जो पर्टिकुलर मेन पार्ट है, उसी में ब्रेन की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और वो थक्का बना जाती है, उसे तक कहते हैं कंट्यूजन। तीनों सीवियर बीमारी है। इस तरह के ब्रेन हेमरेज होते हैं। इसमें इनके साइज पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है जी, ऑपरेशन करना है, नहीं करना, क्या करना है इसका। तो उसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है जहाँ न्यूरोसर्जन हो, जहाँ CT स्कैन की फैसिलिटी हो और जहाँ 24/7 अपने इमरजेंसी की फैसिलिटी। एक मतलब ये एक वो है कि अजमेर के अंदर ऐसा आपका जैसे मित्तल हॉस्पिटल में और आप वहाँ पर हैं, तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं इस ब्रेन हेमरेज के लिए, या जो आप कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक ब्रेन सर्जरी के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? एक्चुअली में ब्रेन हेमरेज एक तरह से ये होगा जब अपने चोट लगेगी जी। उसका मोस्ट कॉमन कोज मैंने आपको बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है ब्रेन पे ही लगे, ब्रेन के साथ शरीर के और हिस्सों में भी लगेगी। फेफड़ों में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, हड्डी टूट गई, आंख में इंजरी हो गई, कान से ब्लड आ रहा है, तो ये एक पॉलीट्रोमा वाली सिचुएशन होती है जिसमें मरीज को सारी तरह की एक स्पेशलिटी आपको जरूरत है जी। इसका इसी कंसेप्ट है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रॉमा सेंटर इस्टेब्लिश किया, अपन समझ रहे हैं जगह बिल्कुल नए ट्रॉमा सेंटर हाईवे इन पे, वो यही कंसेप्ट है जहां पर कोई भी इंजरी वाला एक्सीडेंट वाला पेशेंट आए जिसके मल्टीपल ऑर्गन है तो उससे सारी टीम अपने पास अवेलेबल रहे जो उससे स्टेबल करे। मित्तल हॉस्पिटल में हमारे पास 24/7 इमरजेंसी की सुविधा है जी, जिसमें वहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड सारी तरह की फैसिलिटी वहाँ न्यूरोसर्जन 24/7 अवेलेबल है, प्लास्टिक सर्जन है, सर्जरी वाले हैं, ऑर्थोपेडिक्स है, CTVS जो चेस्ट वाले सर्जन है वो अवेलेबल है, कान नाक गले वाले सर्जन अवेलेबल है। मरीज को जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे मरीज को एक चीज के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। उसका एक ऑर्गन ब्रेन हेमरेज आया तो न्यूरोसर्जन डील कर रहा है, अगर उसको साथ में हड्डी का फ्रैक्चर है तो ऑर्थोपेडिशियन आ रहा है, उसके कोई अंदर ज्यादा चोट लगी, किडनी में कोई ब्लड आ गया, कुछ आ गया तो यूरोसर्जन किडनी वाले सर्जन अवेलेबल है, पेट में कोई चोट आ गई तो जनरल सर्जन उसके लिए अवेलेबल है। तो ये एक टीम वर्क है जो आपके यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, ये ट्रॉमा सेंटर में और इसमें क्या अंतर है
आपके मित्तल हॉस्पिटल में जो है और ट्रॉमा सेंटर में है वो क्या अलग अलग हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? नहीं, ट्रॉमा सेंटर पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल है। ओके, एक हॉस्पिटल का पार्ट है जिसको स्पेशली ट्रॉमा पेशेंट के लिए अपन ने प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए कि पेशेंट आते हैं, अपना एक अचानक ट्रायज सिस्टम होता है। हाँ जी, ट्रायज सिस्टम कहते हैं, कोई भी मास कैजुअलिटी हो जाए तो ट्रायज सिस्टम होता है जी। ट्रायज सिस्टम में डिसाइड किया जाता है कौन सा पेशेंट सीरियस है, कौन सा पेशेंट कम सीरियस है, कौन सा पेशेंट डेथ ही हो गई और कौन सा पेशेंट बिल्कुल पैदल जा सकता है। जी। तो अपने जो डेथ हो गई उसको साइड में रख देते हैं, उसको अटेंशन देने का इतना जरूरत नहीं होता। उस वक्त जिसकी लाइफ हम बचा सकते जी। हैं उन लोगों पे सबसे ज्यादा तो अटेंशन। वो ट्रॉमा सेंटर में होता है। तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा। कलर कोडिंग के तो जैसे ही मरीज ट्रॉमा सेंटर में पहुंचता है उसको देख लेते हैं, या उस टीम से, ट्रॉमा टीम से कंसल्ट किया जाता है कि यहाँ ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई मेडिकल वाली टीम है, 108 टीम है, वो कंसल्ट करेगी कि एक पेशेंट है, उसको ये हालत है। तो अगर टाइम से सूचना पहुंच जाती है तो पहले से उस चीज़ की प्रिपरेशन रहती है, ओके। जिससे कम से कम समय में उस पेशेंट को आते ही उपचार मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अपना ये जो ट्रॉमा सेंटर है उसके बाद में आपके हॉस्पिटल में जैसे आपके पास आते हैं और यहाँ अगर मान लीजिएगा 100 आदमी हैं, कोई भवन गिर गया, 100 आदमी उसमें दब गए और मित्तल हॉस्पिटल में आ गए, मैं मतलब व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या इनके पास इतना उपचार की जगह है कि 100 लोगों को उपचार दे सकते हैं? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 100 लोगों में उपचार में किस किस को जरूरत है। जी। ट्रॉमा सेंटर इसलिए बना है कि हमें डिसाइड करना है किसको ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है। ओके। जो मोस्ट सीरियस पेशेंट है, अगर जिसके हल्की सी चोट लगी है, घुटने में चोट लगी है, उसको आसपास के प्राथमिक हॉस्पिटल में उपचार है, शिफ्ट कर जिससे सकते हैं। बड़ी जगह पे उस चीज के लिए भीड़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सबसे ज्यादा टेंशन की जरूरत है और इसके लिए सब सुविधा रहती है। अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसी कैजुअलिटी होगी, मास कैजुअलिटी आ रही है, तो वो इंफॉर्मेशन मिलते ही जो नॉर्मल वार्ड्स है या जो दूसरे इमरजेंसी वार्ड्स है, वो सब उनको सबको ट्रॉमा में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी। बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात है आपका, ये बहुत अच्छी बात। अब मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि टीबीआई के बारे में हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? टीबीआई के बारे में सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि टीबीआई जब भी होती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है उसका फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर, पहला घंटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा। पहला घंटा बन गया था ना कि देर से पूछे उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं गोल्डन आवर। सबसे ज्यादा डेथ उस गोल्डन आवर में होती है जी। अगर 1 घंटे के भीतर उस मरीज को अच्छी जगह पर अपन ने पहुंचा दिया तो उसकी मोर्टिलिटी 30 से 40%, उसकी डेथ रेट 30 से 40% कम हो जाती जी। तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि जैसा आपने बोला कि हमें हॉस्पिटल तो बाद में पहुंचाएंगे, पहले उस जगह पे क्या करें। तो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहता हूँ जी। प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये होता है कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। पंचायत, आज शहर में तो फैसिलिटी है, आप पहुंच जाओ, गांव के लोग इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते, तो उनको गांव के स्कूलों में, पंचायत में, छोटे पंचायत भवन में, नगर पालिका में, नगर निगम, जो भी अपने जहां पर लोग ज्यादा है, स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय निकाय है, वहां पर एक इकाई बनाना चाहिए ट्रॉमा से जिनके पास अवेयरनेस के लिए 3 से 4 लोगों के ऐसे मोबाइल नंबर रखे जो इस चीज में एक्सपर्ट हो और मल्टीपल टाइम में वो ट्रेनिंग लेते रहे जी। उससे क्या होता है कि एक मरीज है, वो आया, उसके अगर उन्होंने सांस की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया, कि उसको अगर बेहोश होता है तो मरीज के रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। आज आपके मुंह में कुछ जाता है तो आप खांसी करके निकाल सकते हो, लेकिन एक बेहोश आदमी, उसके मुंह में जो भी जा रहा है ना वो सब फेफड़ों में चल जाता है। जी जी। ठीक है, तो उसके जो फेफड़े हैं उनमें नुकसान हो जाता है। वैसे ही अगर आपके गर्दन में चोट है, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल में अगर चोट आती है तो उसमें थोड़ा सा भी गर्दन का मूवमेंट पेशेंट की जान ले सकता है। तो उसके लिए एक हार्ड बोर्ड आता है, कार्ड बोर्ड, जिसपे पेशेंट को बिल्कुल सीधा लेटा दे, उसके दोनों तरफ तकिया लगा दे, उसको बांध दे और उस पोजीशन में उसको वैसे के वैसे शिफ्ट करना। हेलमेट भी लगा रखा है और पेशेंट बेहोश है, वो ज़्यादा हिल विल नहीं पा रहा, तो तुरंत कोशिश नहीं करना चाहिए कि उस हेलमेट को निकाले, वो कट ही करना पड़ता है आपको जी, वो पूरी पोजीशन में। और ट्रॉमा सेंटर की जरूरत इस वजह से बनी कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी पेशेंट अच्छे ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाएगा, मरीज की जान बचाना उतना ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आपने AR गौरी साहब को सुना, उन्होंने किस तरीके से बड़ी आसान जुबान के अंदर इतना बड़ा विषय होता है तंत्र शास्त्र दिमाग का, उसको किस तरीके से उन्होंने बहुत आम फहम भाषा में समझा दिया आपको, और आपको समझ में आया होगा कि प्राथमिक तौर पर पहले गोल्डन आवर पर जब आपका कोई किसी दुर्घटना हो और आपका दिमाग कहीं, या आपके अपने लोगों का दिमाग कहीं इंजर होता है,
तो ऐसी इंजरी के अंदर आप क्या करें, पहला जो गोल्डन टाइम है उसके अंदर आप कैसे करें और अस्पताल तक, ट्रॉमा सेंटर तक कैसे पहुंचाएं, ये आपने सुना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने बहुत आसान ज़बान में इतने बड़े सब्जेक्ट पर बात की। दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी। गौरी साहब आए, उनका आभार। अगली बार किसी अन्य डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपके सामने हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।